गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सभी को याद है कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के 15th इलस्ट्रेशंस तक सॉल्व किए थे। अब आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखिए। तो देखो बेटा, अब हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई ऑन 1st of April 2017 जेड लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर ₹1,20,000। जेड लिमिटेड ने 1,20,000 रुपीज की एक मशीन को परचेज किया एंड ऑन 30th of September 2018 इट एक्वायर्ड एडिशनल मशीनरी फॉर ₹20,000। 20,000 रुपीज की एक मशीन और खरीदी गई। ऑन 30th of June 2019 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन purchased on 1st of April 2017 which had cost of ₹5,000 was found to have become obsolete। देखो बेटा, स्टार्टिंग में जैसे 1,20,000 रुपीज की मशीन को खरीदा गया था और उसमें से ये कह रहा है कि 30th of June 2019 को वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन परचेज ऑन 1st of April 2017 which had cost of ₹5,000 was found to have become obsolete and was sold as a scrap for ₹500। भाई एक मशीन 1st of April 2017 को 5,000 की थी, उसको हमने 500 रुपीज में सेल कर दिया क्योंकि वो ऑब्सोलेट हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई। तो देखो इसमें क्या हुआ कि एक मशीन जिसकी वैल्यू 5,000 थी, मशीन का पार्ट नहीं, पार्ट होता है तो आप उसको अलग नहीं कर सकते स्टार्टिंग से, लेकिन यहाँ पे जैसे 1st of April 2017 को आपने 120 की मशीन खरीदी थी और उसी मशीन में किसी मशीन की वैल्यू 5,000 है जिसको आप सेल आउट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग से मशीन के दो पार्ट बना के चल लो। 5,000 की मशीन सेपरेट कर लो और 115 की मशीन अलग कर लो। ऑन द सेम डे ए न्यू मशीन वाज परचेज फॉर ₹8,000। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% per annum on written down value and accounts are closed on 31st of March each year। शो द मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। स्टार्टिंग के 3 years के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। तो देखो बेटा, आपको मशीन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है मशीनरी अकाउंट। पहले फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। देखो बेटा, सबसे पहले 1st of April 2017 को कंपनी ने 120 की मशीन खरीदी। आप इस मशीन को स्टार्टिंग से दो पार्ट में डिवाइड करके चलो, क्योंकि आगे जाकर इसी में से एक मशीन जिसकी वैल्यू 5,000 थी उसको 500 रुपीज में सेल आउट किया जा रहा है। तो 1st of April 2017 को आपने एक नहीं बल्कि दो मशीन खरीदी, एक थी 5,000 की और दूसरी हो गई 1,15,000 की। एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2017 1st of April टू बैंक अकाउंट। बेटा ये मशीन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट मशीन कितने की थी 5,000 की, सेकंड मशीन है 1,15,000। टोटल ये दोनों मशीनें हमारे लिए 120 की होगी। अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर बेटा 1st of April 2017 से स्टार्ट हुआ है, 31st of March 2018 तक चलेगा। क्या इस दौरान किसी मशीन को परचेज या सेल किया जा रहा है? तो देखो इसमें ये कहा गया था कि 1st of April 2017 को मशीन खरीदी, 30th of September 2018 को एक और मशीन खरीद रहे 20 की, 30th of September 2018, वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पड़ेगा। 31st of March 2018 को ये जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, इस दौरान और कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा, तो इस मशीन के ऊपर क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 2018 31st of March। क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन 5000 की है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास इस क्वेश्चन में 15% पर एनम दिया हुआ है, ध्यान से देख लेना। अकाउंट 31 ऑफ मार्च को क्लोज होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च कंप्लीट ईयर के लिए आपने मशीन को यूज किया। 5000 का 15% 750 और 1,15,000 का 15% बनेगा 17,250। तो टोटल हमारे पास इस मशीन के ऊपर 18,000, दोनों मशीनों पे 18,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब उसके बाद 31 मार्च को बैलेंस निकालो, तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी टर्म, फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। 5000 में से 750 चला गया, 4,250। 115 में से 17,250 जाएगा तो 97,750। टोटल 1,02,000 का बैलेंस बच गया। टोटल कर दो 120, इधर का टोटल भी 1,20,000। दिस इज मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। इसी प्रकार 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड। अब आप देखो 2018 1 अप्रैल को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो बैलेंस को ब्रोक डाउन किया गया, कितना 4,250 फर्स्ट मशीन का था, सेकंड मशीन का बैलेंस था 97,750, टोटल बैलेंस है 1,02,000। अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2019 तक चलेगा। इस दौरान कोई और मशीन खरीदी या बेची जा रही हो तो इसने कहा था कि ऑन 30 सितंबर 2018 इट एक्वायर्ड एडिशनल मशीन फॉर 20। भाई 20 की एक मशीन और खरीदी जा रही है 30 सितंबर 2018 में। 30 सितंबर एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीन कितने में खरीदी जा रही है 20,000। ठीक है, अब 31 मार्च 2019 तक और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो एट द एंड ऑफ ईयर जो मशीनें हमारे पास है उनके ऊपर क्या लगेगा डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट सेकंड थर्ड। बेटा फर्स्ट मशीन की रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से लगा रहे हो 4,250 के ऊपर 15% कंप्लीट ईयर का 637 रुपीज 50 पैसा बनता है। 637 रुपीज 50 पैसा राउंड ऑफ कर लो 638। इसी प्रकार 97,750 का 15% कितना बनेगा कंप्लीट ईयर का इसको 2 से डिवाइड कर लो 14,662 रुपीज 50 पैसा। तो देखो एक में बढ़ाओगे तो दूसरे में कम कर दो ताकि एग्जैक्ट फिगर आ जाए। 14,662 इस पे आ गया। थर्ड मशीन 20,000 की थी, इसका 15%, लेकिन हमने 30 सितंबर को खरीदा है तो सितंबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,500। कितना लगेगा 1,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास कितना लग गया, ये तो हो गया 15,300, 16,800। कितना डेप्रिसिएशन लग गया 16,800। 31 मार्च को ही बैलेंस निकालोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मशीन। 4,250 में से 638 माइनस करो 3,612। 97,750 में से इसको माइनस करोगे 83,088 रुपीज और 20,000 में से 1,500 को लेस करोगे 18,500। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल आपके पास आएगा 122 में से ये चला गया 1,05,200। करके देख लो बेटा, टोटल आपके पास ये आएगा 1,05,200। टोटल कर दो
यहां से 1,22,000 और इधर भी टोटल 1,22,000। ये आपका सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज। ठीक, इसके बाद थर्ड फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? 2019 फर्स्ट ऑफ अप्रैल। सबसे पहले तो प्रीवियस बैलेंसेस को ब्रोट डाउन कर लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट का बैलेंस है 3612, सेकेंड का बैलेंस है 83,088 रुपीज, थर्ड का बैलेंस है 18,500। तीनों मशीनों का टोटल बैलेंस है 1,05,200। फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2019 से स्टार्ट होकर 31 ऑफ मार्च 2020 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा। इस दौरान कौन सी मशीन बेची या सेल परचेज की गई है? तो इसने कहा था कि भाई ऑन 30th of June 2019 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन परचेज ऑन 1st of April 2017 which had cost ₹5,000। भाई 1st of April 2017 को जो मशीन खरीदी थी उसमें से एक मशीन 5,000 जिसको आपने पहले ही अलग कर दिया था, उसको हमने 500 रुपीज में सेल आउट किया, 500 में सेल आउट किया 30th of June को। ये जो फर्स्ट मशीन है, इस मशीन को आप 30th of June को सेल आउट करना चाहते हो। भाई 30th of June को सेल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 मंथ यूज करने के बाद तो पहले तो उस पे 3 मंथ का क्या लगाओ? डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 2019 30th of June को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन पे कितना लगेगा बेटा? 3612 पे 15%। कितने मंथ का? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का लगा लो 903 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 135 डिवाइडेड बाई 100, 135 रुपए 45 पैसे, 135 रुपीज 45 पैसा। राउंड ऑफ कर लेते हैं 135। तो इस मशीन पे 135 का डेप्रिसिएशन लग गया। ब्रैकेट में लिख दो 3 मंथ्स का, या लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डेट यहाँ पे लिखी गई है। अब उस मशीन को हमने 500 में सेल आउट किया। सेल आउट करने की एंट्री, पैसा आ रहा है, मशीन जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। 30th of June को ही क्या एंट्री बनेगी? बाय बैंक अकाउंट। बेटा कितने में सेल आउट किया इस मशीन को? 500 में। अब उस मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो भाई इस साल वो मशीन हमारे लिए 3,612 रुपीज की थी, जिसमें से 135 रुपीज आप डेप्रिसिएशन के कम कर दो, 3477। 500 में सेल आउट किया, बचा कितना? 2977। 2977 का उस मशीन को बेचने से आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज किया जाएगा। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू मशीन। मशीन के क्रेडिट साइड में 30th of June को क्या लिखा जाएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का लॉस आ रहा है? 2,977। खत्म ये मशीन। आगे कुछ और ट्रांजेक्शन, तो देखो इसमें कह रहा था कि ऑन द सेम डेट ए न्यू मशीन वाज परचेज फॉर ₹8,000। 8,000 की एक नई मशीन खरीदी। एंट्री क्या होगी? 30th of June को नई मशीन खरीदोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये 4th नंबर मशीन हो गई। कितने में खरीदी है? 8,000 में। ठीक है, क्लियर? और कुछ नहीं हो रहा इस फाइनेंशियल ईयर में, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो एट द एंड ऑफ ईयर जो मशीनें हमारे पास बच रही है उन पे लगाओ डेप्रिसिएशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे 2020 31 ऑफ मार्च जो बची हुई मशीनें उन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेकंड पे, थर्ड पर और फोर्थ मशीन पे। कितना कितना? 83,088 के ऊपर 15%, तो कितना बनेगा? 8308 और इसका हाफ और कर लो 4,154, 12,462।
भाई सेकंड मशीन पे तो लगा 12,462, थर्ड मशीन 18,500 की थी, कंप्लीट ईयर का लगेगा 975 सॉरी 2775 रुपीज। थर्ड मशीन 8,000 की थी, 15%, लेकिन इस मशीन को 30 जून को खरीदा है, तो बेटा 8,000 पे 15% और कितने मंथ का लगेगा, 9 मंथ का लगेगा, क्योंकि आपने जून में खरीदा है। तो यहां से 3/4 20 300 900 कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 900 का डेप्रिसिएशन लगेगा। टोटल करो कितना आ गया आपके पास, 12 और 2 14 14 15 16 16,137। आई थिंक ये बन रहा है, आप एक बार चेक कर लेना अमाउंट कैलकुलेशन सही है क्या नहीं है। 16,138 बन रहा है राउंड ऑफ करने से, क्योंकि ये अमाउंट आपका इसने 87 ले रखा है, राउंड ऑफ करोगे तो 1 रुपए का कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने 50 पैसे ऊपर नीचे किए थे, ठीक है। ये आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। उसके बाद 31 ऑफ मार्च को ही क्या निकाल देंगे, बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का आप अमाउंट में से डेप्रिसिएशन लेस करके जो भी अमाउंट आता है वो इनका बैलेंस निकल जाएगा टोटल का। दिस इज योर मशीन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। ये आपका 3 इयर्स का मशीन अकाउंट, ठीक है बेटा, कर लेंगे। तो देखो बेटा यहां पे हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का टॉपिक कंप्लीट हो। देखो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं इसी चैप्टर के, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। देखो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन या चार्जिंग डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के या डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के मेथड्स कौन कौन से। देखो बेटा अभी तो हमने पढ़ा है कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसमें हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 डिफरेंट मेथड, वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अदर इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। वो था डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के मेथड। अब हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग या चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के कौन से मेथड्स होते हैं। देखो बेटा जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई मशीन 1 लाख रुपीस की, ठीक है, आप किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हो, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड से या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, लाइक आपकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% है, और कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग 1 लाख की मशीन पे पहले साल आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन की वैल्यू बच गई 90,000। अगले साल आप फिर 10,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन लगाते हो, मशीन की वैल्यू बच गई 80। थर्ड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन की वैल्यू बच गई 70,000, ठीक है। इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाकर आप हर साल एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते जाते हो, ठीक है। लेकिन देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि डेप्रिसिएशन इज ओनली द रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, नॉट नेसेसरी दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज आल्सो रिड्यूसिंग। भाई हम लोग डेप्रिसिएशन केवल एसेट्स की बुक वैल्यू पे लगाते हैं, जरूरी नहीं कि बुक वैल्यू के साथ साथ एसेट्स के मार्केट प्राइस भी रिड्यूस हो रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्डिंग है आपके पास, आप लोग अपनी बिल्डिंग के ऊपर हर साल 5%, 10%, 20% डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, हर साल आप अपने बिजनेस में बिल्डिंग की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो। लेकिन अगर आप देखें मार्केट में उसी बिल्डिंग के प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू भी रिड्यूस हो रही हो।
इट में बी क्वाइट पॉसिबल कि एसेट्स का जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए। तो देखो कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन ये चाहता है कि डेप्रिसिएशन तो वो लगाए, डेप्रिसिएशन लगाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसकी बुक में एसेट्स के प्राइस कम हो। इसका रीजन है क्योंकि देखो बुक में अगर एसेट्स के प्राइस आप कम करके दिखाओगे तो लोगों के सामने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वीक रिप्रेजेंट होगी। कैसे रिप्रेजेंट होगी? वीक रिप्रेजेंट होगी। लोग बाग ये सोचेंगे कि भाई इसके पास बहुत कम वैल्यू की एसेट्स है तो ये बिजनेस कहां से कर रहा हो। तो इसलिए क्या होता है कि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। बिजनेसमैन के डिस्क्रिप्शंस पे डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑप्शंस को प्रेफरेंस देता है। डेप्रिसिएशन में बी चार्ज बाय टू मेथड। डेप्रिसिएशन दो मेथड से चार्ज किया जाता है। पहला डायरेक्टली ऑन एसेट्स, जिसमें हम कहते हैं नो प्रोविजन, इसका दूसरा नाम है नो प्रोविजन फॉर नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। देखो पहला केस होता है कि अगर बिजनेसमैन चाहता है कि वो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट्स की वैल्यू पे लगाए, यानी कि कोई सेपरेट अकाउंट मेंटेन ना करे, तो देखो उस केस में हर साल का जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो एसेट्स के प्राइस में से कम होता जाएगा, जो कि अभी तक आप करते आ रहे थे। ठीक है, अभी तक हम लोग यही कर रहे थे कि हर साल का जितना भी डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है that was subtracted directly from the value of assets. It means depreciation is directly provided on assets. ठीक है, ये तो अभी हमने किए ही है। दूसरा केस आता है कि देखो अगर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो डेप्रिसिएशन लगाए लेकिन वो एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना नहीं चाहता, तो उसके लिए एक सेकंड ऑप्शन होता है कि ओपनिंग ए सेपरेट अकाउंट दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू चार्ज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए सेपरेटली एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना। इसका मतलब क्या होता है, एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर होगा। भाई मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं एक्स लिमिटेड के नाम से, मेरे पास कोई बंदा है वाई के नाम से जो खुद एक बिजनेसमैन है। हम क्या करते हैं कि वाई के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, कभी मैं उससे सामान परचेज करता हूं, कभी वो हमसे सामान परचेज करता है। जैसे मान लो आज मैंने 1 लाख रुपीस की गुड्स उससे परचेज की, तो आज की डेट में वो मेरा क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि वो मेरे पैसे मांगता है। अगले दिन आकर वो मुझसे 3 लाख रुपीस का सामान खरीद के ले जाता है उधार में, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। यानी कि मैं उसके 3 लाख रुपीस मांगता हूं, 1 लाख रुपीस वो मेरे मांगते हैं। अब इसको दो तरीके से दिखाया जा सकता है। एक तरीका तो ये कि एक तरफ क्रेडिटर में 1 लाख दिखा दो, एक तरफ डेटर में 3 लाख दिखा दो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि भाई वाई आपके 1 लाख रुपए मांगता है, आप वाई के 3 लाख मांगते हो, तो नेट बैलेंस के रूप में आप ये कह सकते हो कि वाई आपका डेटर है, आप वाई के पैसा मांगते हो कितना, 2 लाख रुपीस। यानी कि आप उसमें एज ए क्रेडिटर मत दिखाओ, उसका बैलेंस डेटर में से माइनस करके आप डेटर को कितना दिखा दो, 2 लाख रुपीस दिखा दो। दोनों बात करेक्ट है, लेकिन इसमें क्या फर्क आएगा। अब आप देखो कि अगर आप नेट अमाउंट दिखाते हो, लाइक 2 लाख रुपीस दिखाते हो, तो उससे क्या होगा कि लोगों को ऐसा ही लगेगा कि भाई हमारे पास टोटल 2 लाख रुपए के ही डेटर है। लेकिन अगर लोगों को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ा चढ़ा के दिखानी है, लोगों को हमारी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा करके दिखानी है, तो एक ऑप्शन ये है कि आप उनका नेट बैलेंस मत निकालो, उनको अलग अलग दिखाओ। 1 लाख रुपीस को एज ए लायबिलिटी शो करो और 3 लाख रुपीस को एज ए एसेट्स। अब मान लो कोई भी बंदा हमारे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन करने आता है, वो हमारी एसेट्स की पोजीशन देखेगा। एसेट्स में डेटर उसको 3 लाख रुपीस के दिखेंगे कि भाई 3 लाख रुपीस तो लोगों के मांगते हैं, लोग हमारे कितना मांगते हैं वो नहीं देख रहा, हम लोगों के 3 लाख रुपीस मांगते हैं, तो उसको लगेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है, ही विल डू ट्रांजेक्शन विद अवर बिजनेस, वो हमारे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन करेगा। ठीक है, लेन देन करेगा। इसलिए दो ऑप्शंस होते हैं, दोनों करेक्ट है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसी प्रकार हम डेप्रिसिएशन के केस में कर सकते हैं। भाई एक तरीका तो ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स,
भाई जितना भी डेप्रिसिएशन आपका बनता है वो डायरेक्टली एसेट्स की वैल्यू पे लगाना है, तो उसमें हम लोग हर साल का डेप्रिसिएशन एसेट्स के प्राइस में से कम करते जाएंगे जो अभी तक हम कर रहे थे। अब हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन ये आता है कि अगर मान लो बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो डेप्रिसिएशन तो लगाए बट द वैल्यू ऑफ एसेट शुड नॉट बी रिड्यूस, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना नहीं चाहता। बिजनेसमैन ये तो चाहता है कि डेप्रिसिएशन लगे बट इट डज नॉट वांट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो उस सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या नाम होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हर साल का जितना भी डेप्रिसिएशन हमें लगाना होता है वो डेप्रिसिएशन आप एसेट्स के ऊपर डायरेक्टली ना लगाकर इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट कर लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो। इससे फर्क ये पड़ेगा कि आप जैसे अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट उसमें आपकी जो भी एसेट्स है लाइक मशीन वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे शो होगी। उस पे मान लो 3 साल में आपने 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाया तो उसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से लायबिलिटी साइड में सेपरेटली शो कर देंगे। मतलब कि 30,000 का जो भी डेप्रिसिएशन बनेगा वो हम सेपरेटली शो करेंगे बाय द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका फर्क ये पड़ेगा कि एसेट्स विल रिमेन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड मेथड है उसका नाम है कि व्हेन प्रोविजन फॉर depreciation account is maintained to charge depreciation. When provision for depreciation account is maintained to charge depreciation, अगर depreciation लगाने के लिए आप लोग सेपरेटली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो, ठीक है, तो ये दो केस होते हैं। पहला केस अभी तक हमने पढ़ा, अब हम लोग सेकंड केस पढ़ने जा रहे हैं कि व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। तो देखो बेटा, अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है तो उस सिचुएशन में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखो, अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट when provision for depreciation account is maintained। बेटा, अगर हमने डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया हुआ है तो उस सिचुएशन में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखो, इसमें पहला केस आता है भाई, एंट्रीज क्या होगी? व्हेन एसेट्स इज परचेज, व्हेन एसेट्स इज परचेज। देखो, अगर आप एसेट्स को खरीदते हो तो सेम एंट्री होगी। एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद इफ एनी एक्सपेंस इज इनकर्ड ऑन एसेट्स इमीडिएटली, अगर एसेट्स के ऊपर इमीडिएटली किसी भी प्रकार का कोई खर्चा किया जाए, अगर आप एसेट्स पे इमीडिएटली कोई भी खर्चा कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारी एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर एसेट्स पे आप इमीडिएटली कोई भी खर्चा करते हो तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दो एंट्री बनती है। ये वही है जो हम लोगों ने प्रीवियस मेथड में पढ़ी।
अब बात करते हैं एट एंड ऑफ ईयर। एट एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में। बेटा जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, हम लोग क्या करते हैं, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। भाई हमें डेप्रिसिएशन लगाना है एसेट्स पे। अभी तक हम लोग करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लेकिन अगर हमने डेप्रिसिएशन के लिए अलग से अकाउंट मेंटेन किया है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो एसेट्स पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगना है वो एसेट्स में से कम ना करके इस सेपरेट अकाउंट में एक्यूमुलेट किया जाएगा। और उसके लिए एंट्री होगी साल के अंत में फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि अब एसेट्स को क्रेडिट ना करके आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि एसेट्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे रह जाएगी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से एक सेपरेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर इस डेप्रिसिएशन को P&L से चार्ज करेंगे। यहां पे लिखेंगे चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम P&L, उसके लिए एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, इस तरीके से डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज किया जाएगा। ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। पहले आप एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे जिसको आप एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करोगे, उस डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज किया जाएगा। ये जो एंट्री आपकी हर साल रिपीट होती जाएगी। अच्छा, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जाकर अगर आपको एसेट्स को सेल आउट करना है तो उस केस में क्या एंट्रीज होगी, इफ इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी फाइनेंशियल ईयर assets is to be sold, assets is to be sold। भाई अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपको अपनी एसेट्स को बेचना है तो पहले तो ये देखो कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपने एसेट्स को कितने दिनों तक यूज किया। जितने दिनों तक आपने यूज किया उतने दिनों का क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। तो उसमें पहली एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री जिस ईयर में बेचना है, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अप टू द फॉर द पीरियड, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ यूज इन दैट ईयर। भाई जिस साल में आप बेचने जा रहे हो उस ईयर में आपने उस एसेट्स को कितने दिनों तक यूज किया, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने दिनों तक भी यूज किया उतने दिनों का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई जितने दिनों तक आपने यूज किया उतने दिनों का डेप्रिसिएशन लगाओगे। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसके बाद अगली एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो बेचोगे बाद में, पहले आप क्या करना चाहते हो, जैसे मशीन आपके पास 1 लाख की थी, पहले साल आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, दूसरे साल 10 का लगा दिया, तीसरे साल भी 10 लगा दिया, 3 साल में आपने उस मशीन पे 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रखा है। ठीक है, आज आप उस एसेट्स को बेचना चाहते हो तो आप ये जानना चाहोगे कि उस एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए आपको उस एसेट्स की करंट ईयर वैल्यू चाहिए कि भाई आज की डेट में एसेट्स की रियल वैल्यू क्या है। अभी तक तो आपने एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया हुआ है, आपको उसकी रियल वैल्यू जाननी है। तो उस एसेट से रिलेटेड, जिस एसेट्स को आप बेचने जा रहे हो उस एसेट से रिलेटेड आज तक का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो भी बैलेंस है वो बैलेंस
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठाकर एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास आएगा सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ provision for depreciation related to assets sold to assets account। भाई जो एसेट्स आप बेचने जा रहे हो उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करो। उसके लिए हमारी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसके लिए एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है भाई, जो एसेट्स आप बेचने जा रहे हो उसका आज तक का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो भी बैलेंस है वो बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठाकर एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसका फर्क क्या होगा कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, एसेट्स के प्राइस रिड्यूस हो गए। अब आप एसेट्स को बेच लो फॉर सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेचोगे, बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स को बेचोगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, अब वही बात, एसेट्स को बेचोगे उस पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मान लीजिए लॉस है, फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। भाई मान लो एसेट्स को बेचने से आपको लॉस हो रहा है, जितने का भी लॉस हो रहा है उस लॉस को स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करो। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और प्रॉफिट है तो इसकी अपोजिट है। ठीक है बेटा, तो दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट when a separate account provision for depreciation is maintained to charge the depreciation on assets। ठीक है बेटा, बेटा ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको करवाया है ये आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, कल इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।